इसके अलावा थर्ड हाउस से जो जो चीजें देखने हैं वह सब देखी जाएगी। पाराशर भगवान ने ग्रेस कांड के आधार पर रोग विश्लेषण के बारे में भी विस्तृत लिखा है, है ना। तो वह भी मैं आपको आगे जब रोग विचार बताऊंगा तब बताऊंगा, है ना, कि शरीर के किस हिस्से में रोग होगा। तो ग्रेस कांड विधि पूरी उसमें बड़ा सहयोग करती है। तो ये सब चीजें आप देखेंगे, ठीक है ना। तो थर्ड हाउस से हम क्या क्या देखते हैं? साहस, पराक्रम, जोश, जुनून, उत्साह, कम्युनिकेशन, छोटे भाई बहन, है ना, मेरे श्रवण शक्ति, मेरी यात्राएं, ये सब हम जो उनसे देखते हैं थर्ड हाउस से, वह सब इनसे विश्लेषण होगी। आजीविका, पड़ोसी, है ना, मेरे कोलिग्स, मेरा सबकॉन्शियस माइंड, मेरी बुद्धि, है ना, मेरी प्रत्युत्पन्न शक्ति, वो सब यहाँ से आएगी, ठीक है ना। मेरा शारीरिक अंग वगैरह सब यहाँ से, जो थर्ड हाउस से विश्लेषण की जाती है, वो सब यहाँ से आएगी, ठीक है ना। अब द्रेष कांड यानी कि मैंने कुंडली के 3 हिस्से किए, यानी कि मैं 12 भाव है तो तीन भाव एक में हुए, ठीक है ना। आप अगर बनाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, है ना, ये इसका नियम है। तो पहला द्रेष कांड है, मान लीजिए कोई ग्रह पहले द्रेष कांड में है, 10 डिग्री का है, तो दूसरा द्रेष कांड कौन सी राशि का जाएगा? उससे 5वां, जिस भी राशि में है उससे 5वीं राशि। कैसे? यहां आप गिनते हो 1 2 3 4 4 चल लिया, उसके बाद 5वां, समझ रहे हो ना आप? जैसे 1 2 इस तरह से टेबल बनी हुई मिलेगी आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो ये जैसे पास तो 5वां, 3 3 का जाएगा, उससे 5वां। जैसे अगर लगन में 5 मेष राशि है तो उससे 5वीं कौन सी हुई? सिंह। दूसरा जाएगा सिंह में और तीसरा जाएगा 5वें से 9वां। ये नियम है, क्योंकि एक में 3 जा रहे हैं, 1 2 3 4 और 5, इस तरह से। तो इसका सीधा सा नियम है कि जो भी है उससे 5 होगा। 1 5 9 2 6 10 3 7 11, है ना, और 4 8 12, ये सीधा सा नियम है, ठीक है ना। कभी भी दृश्य कांड आपको लगाना हो तो आपको सीधा सा नियम है कि पहला दृश्य कांड ये है तो दूसरा ये है तो तीसरा ये है, कोई दिमाग लगाने की। ये दृश्य कांड हो गया। दृश्य कांड क्यों देखा जाता है, ये तो ये हो गया। इसके अलावा और दृश्य कांड की विशेष बातें क्या है? अब दृश्य कांड को जो नाम दिया गया है, पहले दृश्य कांड को कहा गया है क्या? नारद। क्या नामांकन दिया? नारद। दूसरे को अगस्ती ऋषि हुए ना, और तीसरे को दुर्वासा। अब जैसे कि इनके नाम से ही क्लियर है कि पहले की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का लग्न अगर नारद में गया तो उसकी प्रवृत्ति क्या होगी? अगर मान लीजिए किसी का धन नारद में गया तो वो किस तरह की गतिविधियों से कमाएगा? थर्ड हाउस लॉर्ड गया तो उसका पराक्रम किस प्रकार होगा? तो आप नारद की तरह, अगस्ती की तरह और दुर्वासा की तरह, समझ रहे हो आप? तो आपने देखा दृश्यकांड कुंडली बना के, दृश्यकांड कुंडली बनाई और आपने देखा कि ग्रह किसमें जा रहे हैं ज्यादा, तो आप तदनुसार व्यक्ति की प्रवृत्ति होगी। साथ ही क्या कहा गया है?
कर्म, भोग और नाश, इनका एक नाम और दिया गया। अगर अब नारद में है तो आप कहोगे कि ये व्यक्ति बहुत कर्मशील है, कर्म प्रधान व्यक्ति है। आपने देखा कि ज्यादातर ग्रह प्रथम दृष्टांत में जा रहे हैं तो वह बहुत कर्मशील व्यक्ति है। अगर अगस्ती में गए तो भोगी है, और अगर दुर्वासा में गए तो वह हर चीज का नाश करेगा, यानी नाशवान प्रवृत्ति है। अच्छे कुल में भी पैदा होगा तो धन का या जो भी चीजें मिलेगी उनका नाश करेगा। राइट? कर्म, भोग और नाश। दृष्टांत कुंडली में अगर लगन में कोई ग्रह नहीं है किसी व्यक्ति के, तो दृष्टांत का महत्व बहुत बढ़ जाता है। उस समय दृष्टांत कुंडली अवश्य देखनी चाहिए। अगर किसी के लगन में कोई ग्रह नहीं है तो दृष्टांत कुंडली का विवेचन अवश्य करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात जो मैंने आपको यहां स्पष्ट की, ये तीसरी बात, दृष्टांत कुंडली में अगर पणफर में जाती है, दृष्टांत कुंडली अगर पणफर में जाती है, पणफर का मतलब आपकी जन्म कुंडली के 2, 6, 10 भावों में स्थित राशि में जाती है, आपकी जन्म कुंडली के अंदर स्थित 2, 6, 10 केंद्र, 1, 4, 7, 10 पणफर, 2, 5, 8, 11, 2, 5, 8, 11 सॉरी 2, 5, 8, 11 पणफर और 3, 6, 9, 12 अपोक्लिम। तो अगर 2, 5, 8, 11 में जाती है तो वह सर्वोत्तम। देखिए, मैं आपको इन वर्ग कुंडलियों में इंटरेस्ट पैदा हो, आप इनको भाग कर देखने की प्रवृत्ति आप में आए, इसलिए मैं प्रिडिक्शन का भी कुछ बता रहा हूं। इसको भी आप मन मस्तिष्क में रखिएगा। अगर अपोक्लिम में जाती है, अगर अपोक्लिम में जाती है यानी कि 3, 6, 9, 12 में, तो मध्यम, और अगर केंद्र में जाती है तो अधम। इसको भी आप लगाइएगा। साथ ही मैंने आपको ये बताया था कि जब मैंने शुरुआत की थी कि ग्रह की हम कुछ विशेष अवस्थाएं देखते हैं, जागृत, सपना अवस्था और शयन अवस्था। तो मैंने उस समय बताया था कि अगर ग्रह, मैं मिटा रहा हूं भैया ना, थोड़ा सा आप लोग। सर 1 मिनट बताएं सर। हाँ बताओ। सर ये जैसे पनफर में जाती है 2, 5 जैसे आपने बताया ना, तो ये सब पनफर में सर्वोत्तम। जो लगन कुंडली में जो राशि आपके पनफर में है वो। अच्छा, जो इसमें दृष्टांत जो लगन बनेगा वो पनफर से बनेगा, तो वो सर्वोत्तम। यस। तो मैंने आपको बताया था कि अगर विषम राशि है तो 0 से 10 डिग्री में ग्रह किस में होता है? जागृत। 10 से 20 होता है तो क्या होता है? सपना अवस्था। और 20 से 30 होता है तो क्या होता है? शयनावस्था। इसके विपरीत सम राशि में, मैंने बताया था ना, आप भूल रहे हो क्या? भूलना मत। इसमें शयनावस्था, 10 से 20 सपनावस्था। बताया था ना मैंने, शुभ करता पाप करता जब बनाएंगे देखेंगे तो ग्रह जागृत है या कैसा है ना? हाँ, तो ये जागृत, राइट? ये याद भी आ गया होगा आपको, वो दृष्टांत से देखा जाता है। अब इसके बाद
शरीर बांटना है, मेरे को शरीर के हिस्से करने हैं कि मेरे शरीर के कौन से हिस्से में तकलीफ है। तो मैं शरीर को 3 भागों में बांटूंगा, 3 भागों में बांटूंगा। तो पहला भाग मेरा प्रथम दृष्कांड, यानी कि मैं शरीर के ये सिर तक का हिस्सा प्रथम, मतलब गर्दन तक गिरवा, है ना, यानी कि 0 से 10 मेरा गिरवा से लेके और नाभि तक का हिस्सा, गिरवा से नीचे और नाभि, यानी 10 से 20 ये क्या कहलाएगा मेरा मध्य भाग। और नाभि से नीचे का हिस्सा अप टू पैर, ये क्या है मेरा 20 से 30, राइट। 3 हिस्से करे मैंने, ये भी दृष्कांड के हिस्से हो गए, वो भी आपको दृष्कांड से ही देखना है। किसी व्यक्ति, अब इसमें मैं और आगे बात करता हूँ आपसे, जो आती जाएगी ध्यान में बताता जाऊंगा, देखो मेरे को, है ना, जैसे जैसे ये क्लियर हो रहा है अभी तक, जो जो प्रभु बताएंगे वो सब मैं बताता जाऊंगा। देखिए कुछ और चीजें हैं जो मेरे को ध्यान आती जाएगी, मैं बताता हूँ। मैंने अभी आपको बताया कि थर्ड हाउस से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, जितने भी विचार हैं, वो दृष्कांड से देखे जाएंगे। मैंने आपको दृष्कांडों के नाम भी बताए, कर्म भोग नाश भी बताया, और नामानुसार उनकी प्रवृत्ति भी और उनकी जो वो परिणाम देंगे वह भी बताया। अब दृष्कांड जो बना आपका, अब आपका मान लीजिए दृष्कांड थर्ड हाउस का लॉर्ड, थर्ड हाउस लॉर्ड मान लीजिए बुध है, मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है और थर्ड हाउस लॉर्ड आपका कौन है, बुध है, और थर्ड हाउस का कारक कौन है, मंगल। देखिए ज्योतिष शास्त्र में जो कारक भूल जाए ना वो फेल हो जाएगा, कारक कभी नहीं भूलना। अब मैंने अभी आपको लगन की बात करी, तो लगन लगने के साथ मैंने सूर्य को भी कहा, क्योंकि प्रथम का कारक सूर्य है, लगन का कारक सूर्य है। तो भाव का स्वामी और भाव का कारक मान लीजिए नाश में चला गया, यानी कि दुर्वासा में चला गया। अब बताइए इस व्यक्ति को अपने भाई से क्या फल की प्राप्ति होगी, सर नाश होगा। और उसके पराक्रम का क्या होगा, नाश होगा, नाश। यस, आप समझ गए ना फलित कैसे निकालना है, समझ लो। अब मेरी कुंडली के शुभ भावों के स्वामी दृष्कांड में शुभ स्थान पर चले गए, तो मेरे को वह पराक्रम से वृद्धि प्राप्त होगी, और वही अगर अशुभ स्थानों पर चले गए तो मेरी हानि होगी। इन सबके साथ वह भी आपको स्थापित करना। तो जैसे ग्रह वर्गोत्तम मैंने बताया नवमांश में, ऐसे यहाँ पे भी अगर उत्तम भाव में जा रहा है और उसी राशि में जा रहा है तो वह बल को प्राप्त हो रहा है, और शुभ स्थान पर जा रहा है तो भावोत्तम होना श्रेष्ठ, और उसके साथ साथ वह सेम राशि का तो और बढ़िया। साथ ही वह कौन से दृष्कांड में दुर्वासा है कि वह अगस्ती है या नारद है, वह भी आप देख लें, तो आप परफेक्ट कैलकुलेशन कर पाएंगे, यानी आपके पराक्रम की क्या प्राप्ति है। अब ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है, ज्योतिष शास्त्र कर्म फल सिद्धांत पर आधारित है। अब यहां अशुभ संकेत आ गया तो हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे, हम तो ये मान लेंगे बस अब तो मेरा तो नुकसान हो गया, नहीं, हम कर्म को बदलेंगे। वह कर्म जो मेरे को हानि कर रहा है अब मैं उसको परिवर्तित करने की कोशिश करूंगा, और मेरे वर्तमान कर्म से उसको कम करूंगा और धीरे धीरे उसको क्षीण करूंगा। उसके लिए जितने भी उपाय हैं, जब तब जो भी है वो मैं
उपाय अध्याय में आऊंगा तब बताऊंगा, वह सब मैं करूंगा। मेरा आचरण बदलूंगा, मेरा पराक्रम बदलूंगा, मेरे कार्य करने का तरीका बदलूंगा, मेरा व्यवहार बदलूंगा, मेरी जो आदतें हैं उनको बदलूंगा, है ना। और प्रभु की शरणागति लूंगा, गुरु की शरण में जाऊंगा, सतमार्ग पकड़ूंगा, सत्संग करूंगा, है ना। देखिए आप सत्संग को किससे जोड़ा है? धन से। आपने अभी होरा पढ़ी होगी, तो सत्संग होरा से जुड़ा हुआ है। शील आचरण द्वितीय भाव। अब कोई आदमी आचरण खराब कर ले, शील खराब कर ले, तो वह द्वितीय भाव खत्म कर लिया उसने, कभी धनी नहीं हो सकता। आप समझ रहे हो ना। जो व्यक्ति अगर अनैतिकता को प्राप्त होता है, शील और आचरण को छोड़ देता है, सुशीलता को छोड़ देता है, प्रसन्नता को छोड़ देता है, उसका द्वितीय भाव खराब। तो क्या क्या गया? धन गया, विद्या गई और कुटुंब गया। क्या बचा? द्वितीय भाव की मृत्यु। क्या बची? द्वितीय भाव की मृत्यु, यानी विपत्तियां। मृत्यु का आशय मृत्यु नहीं है हमारे यहाँ, मृत्यु 8 प्रकार की कही है, उसको मैं आगे विश्लेषण करूंगा। तो वह भी विपत्तियां भी मृत्यु है, रोग शोक कष्ट आदि। तो द्वितीय भाव मारक होता है कि नहीं होता है? तो होरा से विपत्ति का भी विश्लेषण किया जाता है। समस्त प्रकार की विपत्तियां होरा से देखी जाती है। अब वह करोगे तो आपका क्या उत्पन्न होगा, वो आप देख सकते हो, बता सकते हो, राइट। तो इस प्रकार आपको द्वेष कांड का फलित करना है, देखना है। रोग विचार में मैं इसका और विस्तृत विश्लेषण करूंगा। लेवल के हिसाब से इतना मेरे हिसाब से बहुत है ना। ये सब चीजें भी आप ध्यान रखोगे तो आपको बहुत आनंद आएगा, आप उनको लगा पाओगे और अपना निष्कर्ष निकाल पाओगे। अब आप थोड़ी देर बता सकते हैं मेरे को, किसी को कोई डाउट हो, कोई चीज नहीं समझ में आ रही हो और क्लियर करना हो। हेलो, आप खुल के बात करा करिए, तो मेरे को भी थोड़ा सा लगे कि हाँ यार मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। हेलो सर, एक बात पूछें? हाँ बोलो बोलो। सर, जैसे अभी आपने बताया कि मेष लग्न की कुंडली का आपका द्वेष कांड बन गया और थर्ड हाउस का लॉर्ड बुध हुए, वो तो बैठ गए 10th में, और लग्नेश जो मंगल है वो बैठ गए 5th में सिंह राशि में। तो इसमें वैसे ही देखेंगे क्या या द्वेष कांड के हिसाब से देखेंगे? भाई द्वेष कांड का देखेंगे। इंडिविजुअल, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल बढ़िया बात। देखिए, पहला, जिस प्रकार कुंडली को देख रहे हो उस प्रकार देखना है। दूसरा, जो मैंने आयाम बताए उनको स्थापित करके देखना है। तीसरा, इन कंटेंट्स टू D1, मतलब आपको जो भी चार्ट देखना है वह D1 के परिप्रेक्ष्य में देखना है, कि वह D1 को फैसिलिटेट कर रहा है या उसको निगेट कर रहा है या उसमें ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहा है या उसको बेनिफिट कर रहा है। समझ रहे हो ना। ये 3 चीज देखनी पड़ेगी आपको। पहला, इन कंटेंट्स टू D1, मैंने जो आपको स्थितियां बताई वो, और इंडिविजुअली आल्सो, इंडिविजुअली। जैसे द्वेष कांड बनाया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपने। अब ये मान लीजिए मेष का द्वेष कांड बना और मंगल देव यहां चले गए, तो आपके मान के चलिए कि जो भी थर्ड हाउस से देख रहे हैं उसमें रुकावट, बाधा, ऑब्स्टेकल्स, तरह तरह की व्यवधान उत्पन्न होंगे ही। भाई से समस्याएं होंगी ही, भाई कष्ट पाएगा ही। तो तीनों, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया, ये लिख लीजिए। और आपने क्वेश्चन करा तो ये क्लियर भी हो गया। फर्स्ट, इन कंटेंट्स, यानी कि टू D1, यानी कि कुंडली के परिप्रेक्ष्य में, कुंडली के परिप्रेक्ष्य में। दूसरा, मैंने जो जितनी भी आपको बताई कि वह कौन से में गया, तो वह नारद है, अगस्त्य है, दुर्वासा है, कर्म है, भोग है, नाश है, जागृत है, मृत है, वह सब उन कंटेस्ट में, उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए। और तीसरा,
इंडिविजुअली। इन तीनों को आपको सामंजस्य स्थापित करना है। ठीक है कुसुम जी? हेलो? हाँ सर, क्लियर हो गया। क्लियर? थैंक यू सर। बढ़िया हाँ क्वेश्चन, जी। बढ़िया क्वेश्चन था आपका। अब दृश्य कांड के संबंध में और पूछिए आप। हाँ राजेश जी? आप दिल खोल के पूछिए, देखिए हो सकता है कुछ चीज मेरे अंदर दबी हुई तो निकल के आ जाए। पर मैं आपको एक कमिट करता हूं कि मैं जब लेवल 4 में इसको कंप्लीट कर दूंगा, लेवल 5 विल बी द अल्टीमेट वन। वो तो अलग ही बात होगी, वहां तक तो मैं कोई चीज छोड़ूंगा ही नहीं। लेवल 5 में तो मैं आपसे खुद से कुंडली ऐसे छटाछट सारे ये गया, ये गया, ये गया, ये इस तरह हुआ, ये हुआ, ये और ये रिजल्ट आप वो स्थिति में लाना है, उसमें ये सब चीजें। तो लेवल 4 तक मैं आपको, प्रभु ने चाहा तो ऐसा कोई भी परिप्रेक्ष्य नहीं छोड़ूंगा, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं छोड़ूंगा जो मैं आपको कंप्लीट नहीं करूँ। दृश्य कांड के संबंध में किन्हीं के दिमाग में और कोई बात हो तो बताइए। हेलो सर ये 22वें दृश्य कांड को मृत्यु कारक क्यों कहा है? हाँ बिल्कुल सही बात है। यस, ये बहुत बढ़िया बात है। देखिए मैंने अभी आपको क्या कहा, एक में तीन दृश्य कांड है, एक में 3 दृश्य कांड है। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, तो 22वां कहाँ आएगा? मेरे अष्टम भाव में। अगर मैं 3 बैठाता जाऊंगा तो 22वां कहाँ आएगा? यानी कि मेरी जो दृश्य कांड कुंडली होगी उसका अष्टमेश 22वां दृश्य कांड है। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अपने पास सॉफ्टवेयर है, और उस सॉफ्टवेयर में जो भी अष्टम भाव का स्वामी है, जिस भी अंशांश का अष्टम भाव का स्वामी है ना, वो अशुभ कर है। हम जानते ही हैं अष्टमेश जो है ना मारक है, उससे बड़ा पापी कोई होता ही नहीं। अगर वो पापी और हो जाए तो उससे बड़ा और कोई पापी नहीं होता, और फिर वो बलहीन और हो जाए, पाप करता और हो जाए, तो वह अल्टीमेट मारे बगैर नहीं छोड़ेगा। आप समझ रहे हो ना? चाहे वह मेरी चाहे होरा लगन हो। होरा भी 2 तरीके से बनाई जाती है, मैंने आपको 15 डिग्री बताई है। इसकी कुंडली भी बनती है सम विषम के आधार पर, वो मैं लेवल 3 में समझाऊंगा। पूरी 12 भाव की कुंडली बनती है, और हर ग्रह कहाँ जाएगा वो भी मैं आगे आपको समझाऊंगा। वो अभी नहीं लूंगा, वो अगली क्लास में। तो जो भी मेरे अष्टम भाव का स्वामी बनेगा, अब मान लीजिए किसी दुर्भाग्यशाली व्यक्ति के अष्टमेश D1 में भी मंगल है, और षोडश वर्ग में 10 जगह भी मंगल अष्टमेश है, और मंगल की महादशा आ गई, तो प्रभु क्या होगा उसका? तो प्रभु ही सहायता करेंगे उसकी। समझ रहे हो मेरी बात को शिवचंद जी? हेलो सर जैसे D1 चार्ट, सर जैसे D1 चार्ट में सूर्य चंद्रमा को अष्टमेश का दोष नहीं लगता, ऐसे दृश्य कांड में भी अष्टमेश अगर कर्क राशि जाए तो दोष नहीं लगेगा? मैंने सर आपको सबसे पहले शुरुआत करने से पहले ही बताया कि 3 लगन है, लगन सूर्य और चंद्र, और लगन खुद नहीं मरता कभी भी। अपने आप को कोई मारेगा तो आत्महत्या के प्रकरण रेयर होते हैं। कब? जब ग्रह यानी लग्न अशुभ स्थानों पर चला जाए, हर तरीके से नीच अस्त पापी है ना, पापी ग्रहों के साथ हो जाए, पापियों के बीच में हो जाए, फिर ऐसी स्थितियों में पहुंच जाए, तो फिर वो आत्महत्या करता है। वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट। तो लग्नेश सूर्य चंद्र और लगन कारक हैं, लग्नेश हैं, वह मारक नहीं है। सर लेकिन अभी क्या मैं उनकी अशुभता जरूर आती है। ये निश्चित मानिए कि अगर वह अशुभ भाव के स्वामी बन रहे हैं
तो वह पापत्व को जरूर प्राप्त होते या उनके शुभता को कमी जरूर होती है। राइट? हाँ बताइए, अब बताइए आप। जी सर, थैंक यू सर। नहीं, मैं वो देशकान कुंडली बना रहा था, तो जहाँ हम्म, पे सुख भाव का D1 में सुख भाव का स्वामी चंद्रमा है, जो भाग्य भाव में बैठा है, देशकान में वो अष्टमेश बन गया, कर्क राशि वहां हाँ, चली गई। तो सुख की कमी करेगा। जी सर। ठीक है ना? तो आप समझ गए। तो 22वां देशकांड, अभी इनमें चक्कर में मत पड़ो। 22वां देशकांड, 64वां नवमांश, 85वां द्वादशांश, तो जो भी वर्ग कुंडली का अष्टम भाव में जाएगा, जो भी वर्ग कुंडली का अष्टम भाव में जाएगा, अब षोडशांश है। अब 16 को 7 से गुणा करो, क्या हो गया? 16 पंजों से 16 की 96, 16 112, तो 113वां कहां चला गया? अष्टम में। अगर मान लीजिए मैं सत्यंश की बात करता हूं, तो जो उसके अष्टम भाव का स्वामी बनेगा, अब उसको चाहे गुणा करके बोल दो, वह एक कहने की विधि है। जब हम वर्ग कुंडली हमारा सॉफ्टवेयर बनाता है, तो हमको ज्यादा दिमाग हमारा को उसका अष्टम भाव खराब है ये मान के चलना चाहिए। तो वही 22वां देशकांड आएगा, वही 64वां नवमांश आएगा। अब 64वें नवमांश में एक डिफरेंस है। शास्त्र में ये नवमांश जो है उसको भी, ये मैं थोड़ा बता दूंगा, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है। ये अब तक क्लियर हो गया क्या? ये आपका ये चैप्टर, ये देशकांड क्लियर हो गया क्या? यस सोनिया सर। जी, सर बिल्कुल। बिल्कुल क्लियर हो गया ना? अब मैं 64वें अनुमान पे आता हूँ। थोड़ा सा ये थोड़ा आपको डिविएट नहीं करते कहीं आप गलत समझ जाओ। देखिए, 64वें अनुमान की गणना दो प्रकार से की जाती है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि लगन का जो स्वामी है वो सूर्य है, और नवमांश का स्वामी जो चंद्रमा है। लगन का स्वामी सूर्य है और नवमांश का स्वामी चंद्रमा है ना? तो जितनी भी, जैसे शास्त्र में क्या कहा गया है कि मेरा आत्मबल, आत्मविश्वास, मेरा शारीरिक गठन, मेरी हड्डियों की स्थिति, मेरी दृष्टि, मेरा ये सब चीजें जो अंदरूनी इंटरनल जो मेरी बॉडी को देते हैं ताकत, है ना, वह सब जो है सूर्य से, लगन से। लेकिन मेरा रंग रूप, मेरी लावण्यता, सुंदरता, अट्रैक्शन और मेरा मनोबल, ये मेरे चंद्रमा से देखी जाएगी, है ना? ये मेरा चंद्रमा यानी मेरा नवमांश। कोई व्यक्ति का शारीरिक गठन क्या है? D1 से, और वह देखने में कैसा है, यानी कि उसका चंद्रमा नवमांश में कहां गया, वह उसके रूप, रंग और मन की स्थिति बताएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? मान लीजिए किसी व्यक्ति का नवमांश में चंद्रमा नवम भाव में वृषभ राशि में गया, तो व्यक्ति बहुत सुंदर होगा, लावण्य युक्त होगा, मधुरभाषी होगा, व्यवहारशील होगा, यानी पूर्ण चंद्रमा का फल मिलेगा, और गौरवर्ण होगा, अट्रैक्टिव फिगर्स होंगे। समझ लो ना? तो उसका रूप, रंग, माधुर्य, कट, जो भी भारी जो सुंदरता है, वह समस्त चंद्रमा की स्थिति से आएगी। ठीक है ना? तो D9 का स्वामी चंद्रमा। तो मैं जब 64वें नवमांश की बात करता हूं और उसका स्वामी चंद्रमा है, तो फिर मैं वह नवमांश चंद्रमा से निकालूंगा। किससे निकालूंगा? चंद्रमा से। तो जहां मेरा चंद्रमा बैठा होगा, इसको समझना भाई, कोई नहीं समझाएगा। नवमांश में नहीं, D1 में, D1 में जहां पे भी मेरा चंद्रमा बैठा होगा, मैं उसको लगन बना लूंगा। क्या बना लूंगा? लगन बना लूंगा। और उससे अष्टम भाव का जो नवमांश निकलेगा, अष्टम भाव का जो नवमांश निकलेगा, वह मेरा 64वें नवमांश का स्वामी होगा।
कैसे? मान लीजिए मेष लगन है, मेष लगन है और चंद्रमा 13 डिग्री का है, तो मैं चंद्रमा की डिग्री कहां स्थापित कर दूंगा? यहां। कहां कर दूंगा? यहां। ठीक है ना? अब 8वीं राशि में 13 डिग्री का है, 13 डिग्री का मतलब चौथा, चौथा हो गया ना, 13 20 तक चौथा होगा। तो 4 8 12 की गिनती किससे करते हैं? 4 से। तो 4 से चौथा, तो 64वें अनुमास का स्वामी कौन हुआ? शुक्र। कौन हुआ? शुक्र। ठीक है ना? क्लियर? तो 64वां नवमास दो प्रकार से गिना जाता है। अगर मैं मन चंद्रमा का विश्लेषण करना चाह रहा हूं, चंद्रमा की से संबंधित जो मैंने बताया था, मनोबल काया, उनकी सौम्यता, सुशीलता, रूप, रंग, ये वो मन की चीजें, मनोरथ वगैरह, तो मेरे को चंद्रमा से 64वां अनुमान देखना है। और मैं अगर शारीरिक गठन, आत्मबल, आत्मविश्वास, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, यश, है ना, प्रसिद्धि, राजतंत्र, राजयोग, राजा से लाभ, राजा बनना, नौकरी, है ना, ये सब देखना चाहता हूं, तो मेरे को लगन से देखना चाहिए। तो लगन से अष्टमेश का नवमास निकालूंगा मैं, लगन से अष्टम का नवमास निकालूंगा। और चंद्रमा से देखना है तो चंद्र से अष्टम में नवमास निकालूंगा। तो उसमें मैं लगन की डिग्रियां यहां स्थापित करूंगा और यहां मैं चंद्र की डिग्रियां स्थापित करूंगा। ठीक है चेतन जी? बिल्कुल सर, क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल सही है सर। हाँ, आपके सॉफ्टवेयर में दिया रहता है। विषय बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत आप लोगों की वो भी है, पर थोड़ा सा चलो, कितने लोग हैं जो उनके भाग्य में वो सीखेगा। तो अब बताइए आप गृहस्थान के संबंध में किसी के मन में और कोई बात हो? और बहुत सारी चीजें हैं, जब आप पढ़ोगे तो आपको पढ़ने को भी मिलेगी, कहीं सुनने को भी मिलेगी। तो मैं लेवल 3 और लेवल 4 में आपको बहुत कंप्लीट कराने वाला हूँ। अब इससे संबंधित कोई नए नए स्टूडेंट्स में किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। किसी भी वर्ग कुंडली का अष्टम भाव का स्वामी वह पापी ही होगा। अगर पाप करे तो और पापी होगा, और फिर वो जितना पापत्व को प्राप्त होगा उतना पापी होता जाएगा। वही स्थिति छठे से लगाएंगे, वही आप 12वें से लगाएंगे। मार्कत्व की बात करेंगे तो दूसरा और 7वां मारक भाव होते हैं, और अष्टम से अष्टम का स्वामी भी वो मैंने आपको समझाया था, तो उसी प्रकार वह प्राप्त करेगा। इस संबंध में कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। हाँ जी विकास जी, विकास जी नहीं है क्या? हेलो हेलो, चलो मैं अब आगे चलता हूँ। ये क्लियर है उत्तम जी? आज होंगे नहीं शायद, चलिए, शायद आवाज नहीं जाती। अब तीसरा, कौन सा? चतुर्थांश। चतुर्थांश मैं नंबर वाइज ले रहा हूं। चतुर्थांश हम देखते हैं भाग्य विचार। चतुर्थांश यानी कि मैं जब मेरी लगन कुंडली के लगन भाव के 4 टुकड़े यानी 30 डिग्री के 4 टुकड़े करता हूं, तो वह मेरा चतुर्थांश होता है। अब एक 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 30 डिग्री का चौथा भाग कितना होगा कपिल जी? 30 में 4 का भाग दूंगा तो 7। अब 60 कला 30, ठीक है ना? तो ये एक
एक अंश का फैलाव हो गया, ठीक है ना भाई। 240 का 4 करेंगे ना, आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे। 240 का चौथा भाग करूंगा मैं, 8वां भाई, 7 चौक 28, तो 730 हो गया, ये लगभग 730 करीब ही आएगा, है ना। तो 2 डिग्री बन जाएगी, 7 चौक से बन जाएंगे, 2 डिग्री से बन जाएगी, 120 होगी ना, नहीं समझ में? 120 भाई, 7 चौक 28, 2 डिग्री बच गई। 2 डिग्री का मतलब 60 कला इंटू 2 बराबर में 120 कला। 120 कला में 4 का भाग दूंगा तो 130 की आएगी ना, ठीक है साहब। हेलो, हाँ कपिल जी। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। हाँ जी सर, जी सर। हाँ, इस तरह से देखो, यहाँ पे गणित जब भी करो तो आप जो है ना बची हुई डिग्री को कला में बदल दो, फिर उसका डिवीजन करो, कभी गलती नहीं होगी। तो जब मैं 4 टुकड़े करता हूं तो मेरा चतुर्थांश बनता है, ठीक है ना। 1 2 3 और 4, चतुर्थांश यानी चौथे भाव का जो चीजें हम चौथे भाव से देखते हैं उनका विशेष। अब इसमें विशेष और क्या देखा जाता है, चौथे भाव से जो चीज देखी जाती है वो सब आएगी उसमें। साथ ही वह सुख आपका भाग्य बना रहा है क्या, इसलिए इसको भाग्य कहा गया है। वह सुख जो भाग्य बनाए। सुख कभी कभी अधोगति को भी लेके जाता है, आदमी को आरामप्रस्त बना देता है। तो यहाँ पे सुख की एक अलग परिकल्पना है जो भाग्य बनाए। आपकी कुंडली का कोई ग्रह बलवान है या बलवीन है, उसको निर्धारण करने में चतुर्थांश का विशेष योगदान। अगर कोई ग्रह यहां आकर बलवान हो गया तो वो प्रेरित करेगा शुभ देने के लिए, और वह शुभत्व को प्राप्त होगा। यानी ग्रह के बल के लिए भी आप चतुर्थांश देखें। तो वह सबके साथ साथ आप क्या देखेंगे, प्रेम प्रसंग। स्त्री पुरुष के बीच में प्रेम प्रसंग, साथ ही आपस में व्यक्ति अन्य लोगों से किस प्रकार की उसकी लगाव दोस्ती। तो हम बंधु 4th हाउस से देखते हैं, आपको पता हो तो, बंधु 4th हाउस से देखते हैं, मित्र और 11वीं से देखते हैं, ठीक है ना। आपकी बहनें, बंधु, मातुल संबंधित जितनी भी स्त्री जातक हैं वो सब यहाँ से प्रेम प्रसंग। आपके अंदर भूमि भवन वाहन जो भी है सब कुछ वो आपको यहाँ से देखनी है। स्पेशली प्रेम प्रसंग का, जब प्रेम विवाह की बात आए तो ये जरूर देख लीजिए। लोगों का अन्य के प्रति क्या व्यवहार होगा वह आप देख लीजिए। इसके अलावा समस्त वो बातें जो चतुर्थ से देखते हैं वह चतुर्थांश में आएंगी। और इसको नाम क्या दिया गया, भाग्य। भाग्य विचार इससे किया जाता है, राइट। इसको नाम क्या दिया गया है, पहले को सनक, दूसरे को सनक सनंदन, तीसरे को कुमार और चौथे को सनातन। क्या नाम दिया गया, सनातन। अब जैसे दृष्टांत जैसे चतुर्थांश में जाएगा वैसी प्रवृत्ति होगी, वैसी प्रवृत्ति होगी व्यक्ति की। जैसे चतुर्थांश सनक में गया तो व्यक्ति सनकी होगा, जो सोच लेगा वो करके मानेगा। अगर मान लीजिए वह चौथे में चला गया तो वह सनातन प्रकृति का होगा, ज्योतिषी होगा या जो भी पूजा पाठ के क्षेत्र में अव्वल होगा। कुमार है तो आप पाएंगे कि वह व्यक्ति उम्र के अनुसार